हेलो एंड वेलकम टू अदित ह्यूमैनिटी क्लासेस। आज हम क्लास 12th के इकोनॉमिक्स के माइक्रो इकोनॉमिक्स के बुक के पहला यूनिट करने जा रहे हैं और ये यूनिट हम आज ख़त्म कर लेंगे इसको। सबसे पहला जो टॉपिक है इसमें सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता क्या है, क्या इसका इम्पोर्टेंस है, इसे हम देखते हैं यहाँ पे। उसके बाद हम नेक्स्ट इस पे जाएंगे कि क्या स्टॉक एंड फ्लो क्या होता है, और इस तरह से हम सारा रियल फ्लो, डिफरेंट फेजेज ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, फ्लो और स्टॉक वेरिएबल क्या होता है, ये सब हम देखते हैं। लेट अस स्टार्ट। पहला जो इसमें है कि सर्कुलर फ्लो, देखो सर्कुलर फ्लो मतलब इट रेफर्स टू द कंटिन्यूअस सर्कुलर मूवमेंट ऑफ मनी एंड गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। तो अगर मान लो किसी भी इकोनॉमी में देयर इज सर्कुलर मूवमेंट ऑफ मनी और गुड्स हो रहा है, देन दैट इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। या हम इसको और अच्छे से डायग्राम के थ्रू समझते हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में 2 सेक्टर इकोनॉमी है, 3, 4, 5 सेक्टर इकोनॉमी नहीं है, तो हम सिर्फ 2 सेक्टर इकोनॉमी पे अपने आप को कन्फाइन करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि ये 2 सेक्टर है, एक तो फॉर्म है और दूसरा जो है आपका हाउस होल्ड है। ठीक है, सो देर आर ओनली 2 सेक्टर, फॉर्म एंड हाउस होल्ड। अब फॉर्म क्या होता है, प्रोडक्शन यूनिट है। हाउस होल्ड जो होता है वो सप्लाई करता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को। तो ये एरो जो हो रहा है क्या शो कर रहा है, सप्लाई ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर को सप्लाई करते हैं फॉर्म। फॉर्म इसको यूज करता है, यूज करके गुड्स एंड सर्विस बनाता है। ठीक है, और गुड्स एंड सर्विस बनाता है और उनको उनको सप्लाई करता है। तो जो पैसा इनको मिलता है, जैसे मान लो कि फॉर्म ने काम किया, सॉरी हाउस होल्ड ने काम किया, तो इन्हें पैसा मिला, पेमेंट मिला, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और कंपनसेशन एम्प्लॉय को मिला। और ये उसके बाद जो फॉर्म जो गुड्स प्रोड्यूस करता है विद हेल्प ऑफ हाउस होल्ड, उसको सप्लाई करता है, और फिर वही पैसा जो इनको मिला हुआ होता है काम करके, वो पैसा उस पर स्पेंड करते हैं, और फिर उससे सारा का सारा पैसा फॉर्म को बता देता है। इसी को बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। मनी जनरेटेड बाई फॉर्म come back to the form itself and this is called circular flow। ठीक है, इसमें 2 तरह के फ्लो होते हैं। एक तो जैसे मैंने पहले बताया कि हाउस होल्ड जो होता है सप्लाई करता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, जैसे ये एरो जो शो कर रहा है ये आपका सप्लाई करने वाला ये एरो है। ठीक है, और ये एरो क्या कर रहा है, इनको पैसा मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है कि जो फॉर्म प्रोड्यूस होता है वो सप्लाई करता है, और फिर जो पैसा उनको मिलता है वो पैसा स्पेंड करते हो बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज, सो अगेन वो पैसा फॉर्म को बढ़ा देता है। इसी को बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, अब 2 तरह के फ्लो होते हैं, एक रियल फ्लो और मनी फ्लो। रियल फ्लो मतलब क्या होता है, नीचे वाला पार्ट शो किया हुआ है कि हाउस होल्ड सप्लाई करता है फॉर्म को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, और उनके बदले उनको क्या मिलता है, गुड्स एंड सर्विसेज मिलता है। ये है, देखो जैसे मान लो कि यहाँ पे इन्होंने सप्लाई किया, ये एरो सप्लाई के लिए जा रहा है, और फिर ये इनको गुड्स एंड सर्विसेज मिल गया, तो इसको बोलते हैं रियल फ्लो। काम करते हैं, उसके उसके बदले पैसा नहीं, पैसा के अलावा उनको गुड्स एंड सर्विसेज मिलता है, दिस इज कॉल्ड रियल फ्लो। मनी फ्लो में क्या होता है, वो काम करते हैं और उसके बदले उनको पैसा मिलता है, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और सीओई के फॉर्म में। तो दिस इज कॉल्ड मनी फ्लो। ठीक है, तो इस तरह से मनी फ्लो और रियल फ्लो होता है। मनी फ्लो मैंने रियल फ्लो बताया, गुड्स एंड सर्विसेज, इट इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन फॉर्म्स एंड हाउस होल्ड। इट इज द फ्लो ऑफ मनी बिटवीन फॉर्म्स एंड हाउस होल्ड। एक्सचेंज में क्या होता है, यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस एक्सचेंज होता है, यहाँ पे मनी जो एक्सचेंज होता है। डिफिकल्टी इन एक्सचेंज, देयर मे बी डिफिकल्टी इन बार्टर सिस्टम। अगर मान लो गुड्स मिलता है, उनको कुछ और चाहिए, तो उस सिचुएशन में बार्टर सिस्टम का प्रॉब्लम आता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट, डिफरेंट फेजेज ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। डिफरेंट फेज में हम यहाँ दिखाया हुआ है कि एक प्रोडक्शन है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन है, एंड फाइनली डिस्पोजिशन है। प्रोडक्शन में क्या होता है कि जो फॉर्म होते हैं वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, हाउस होल्ड जो सप्लाई करते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उसको हेल्प करके गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूट इनकम के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होता है, जैसे मान लो कि उन्होंने काम किया तो उनको पैसा मिला, सो दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रॉम फॉर्म uses the help of factor of production supplied by household, and with the help of that they produce goods, and जो हाउस होल्ड काम करते हैं उनके लिए उनको पैसा मिलता है, और वो पैसा क्या करते हैं, एंड पैसा मिलता है डिस्ट्रीब्यूशन पेज, और वो जो पैसा उनके पास मिलता है उसको खर्चा करते हैं। खर्चा करना मतलब इसको डिस्पोजिशन बोलते हैं। और जब खर्चा होता है दोबारा से कहाँ आ जाता है, फॉर्म के पास आ जाता है। इस तरह से 3 फेजेज है, प्रोडक्शन, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पोजिशन। डिस्पोजिशन में खर्चा करना, प्रोडक्शन मतलब विद हेल्प फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सामान बनाना, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करना, एंड जब हम
हाउस होल्ड का मदद लेते हैं तो उनको हम पेमेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। और जो पैसा आता है हाउस होल्ड के पास उसको खर्चा करना पड़ता है, क्योंकि दो सेक्टर इकोनॉमी है, यहाँ बैंक नहीं है, यहाँ फॉरेन एक्सचेंज नहीं है, तो इसलिए हम उसको वी आर नॉट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन दीज सेकेंड एंड थर्ड सेक्टर। तो हम सिर्फ हाउस होल्ड फर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका सब आई मीन हमने इसमें क्या क्या चीज़ देखा। एक तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम देखा, फिर हमने चार्ट के थ्रू देखा, फिर हमने मनी फ्लो और रियल फ्लो देखा, और तीसरा जो था डिफरेंट फेज में प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पोजिशन फोर्स, ठीक है। अब आता है हमारा दूसरा टॉपिक जो हम इसमें कर रहे हैं, स्टॉक्स एंड फ्लो का डिफरेंसेस करना है। स्टॉक्स क्या होता है, फ्लो क्या होता है। देखो स्टॉक मतलब क्वांटिटी ऑफ एन इकोनॉमिक वेरिएबल्स विच इज मेजर एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। मान लो हम कोई चीज़ को पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं। मान लो मैं पूछते हैं आपके पास अभी कितना पैसा है, 100 रुपीज़ है, तो ये हो गया आपका स्टॉक हो गया। आप एक दिन में कितना अर्न करते हो, तो एक टाइम डायमेंशन शाम तक, देन दैट इज कॉल्ड फ्लो कंसेप्ट। स्टॉक मतलब ये स्टैटिक कंसेप्ट है और इसमें डायमेंशन नहीं होता है, और ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं। बट फ्लो वेरिएबल जो होता है ठीक से उल्टा होता है। इसमें क्या होता है कि फ्लो इज ए मेजर ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम, मे बी पर आवर हो सकता है, पर डे हो सकता है, पर वीक हो सकता है, पर ईयर हो सकता है। ये डायनेमिक कंसेप्ट है, चेंज होते रहता है। इसका कोई इट हैज टाइम है, जैसे मान लो सुबह से शाम हो गया, एक साल हो गया के दौरान हो गया, एक मंथ के दौरान हो गया। एग्जाम्पल इन्वेस्टमेंट है, ये हम एक साल में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, एक साल में कितना इनकम जनरेट हुआ। और यहाँ पे स्टॉक कंसेप्ट है, कैपिटल स्टॉक कंसेप्ट है। कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो आपका फ्लो है, क्योंकि वो साल में कितना हमने मशीनरी वगैरह बनाया। लेकिन आपको आज इकोनॉमी में कितना कैपिटल है, मनी सप्लाई जो हो गया, ये भी एक तरह से स्टॉक, क्योंकि हम वी मेजर एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट मतलब पैसा लगाना। सो इन्वेस्टमेंट मतलब एडिशन मेड टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल। मान लो हमारे पास 100 रुपये का कैपिटल है, ठीक है। हमने क्या किया, एक साल में 50 रुपये का और कैपिटल ऐड कर दिया। सो अब कितना हो गया, 150। तो 150 मतलब नेट एडिशन, कितना हमने ऐड किया, एग्जिस्टिंग 100 रुपये एग्जिस्टिंग था, उसमें हमने 100 रुपये 50 रुपये ऐड कर दिया। सो ये जो हो गया आपका क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं इसको। सो नेट एडिशन टू एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल, ठीक है। एग्जिस्टिंग 100 था और हमने 50 ऐड कर दिया। सो दिस इज कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन। व्हाट वी ऐड टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। इसमें नेट इन्वेस्टमेंट होता है, और नेट जैसे मान लो कि ये जो 150 रुपीज़ था, ये 150 रुपीज़ जो आपका था वो था आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस क्यों ग्रॉस बोलते हैं, क्योंकि हमने इसमें जैसे मान लो कि पहले 100 रुपीज़ था, हमने इस तरह 50 रुपये ऐड किया। ये 100 रुपीज़ हो सकता है लास्ट ईयर चलने की वजह से इसके वैल्यू कम हो गया होगा, चला वैल्यू 20 रुपये कम हो गया। तो हमारे पास नेट कितना है, वैसे तो हम देखें तो 100 रुपये प्लस 50 150 का है, ये ग्रॉस हो गया। लेकिन ये जो 20 रुपीज़ जो डिप्रिशिएट हुआ है, इसको भी तो माइनस करना पड़ेगा। तो हम यहाँ 80 प्लस 50 कर देते हैं, ठीक है। अब ये हो गया कितना, 130। अब 130 जो हो गया ना, ये आपका नेट है। नेट मतलब ये 20 रुपीज़ डिप्रिसिएशन था, ठीक है, तो उसको हमने माइनस कर दिया टोटल में। तो ये तो नेट और ग्रॉस में डिफरेंस क्या होता है, आपका डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मतलब कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। इसका मतलब होता है कि जब हम कोई भी फिक्स एसेट्स को यूज करते हैं, फिक्स कैपिटल को हम यूज करते हैं, तो उसमें वैल्यू कम होता है। तो फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट इज नोन एज, तो उसको हमें माइनस करना पड़ता है, देन ओनली विल गेट नेट, ठीक है। सो ग्रॉस में से माइनस कर देते हैं। डेप्रिसिएशन मैंने बता दिया आपको, ये 3 कारण से होते हैं वैसे तो। एक तो नॉर्मल वेरिएंट है, जब हम इसको कोई चीज़ को यूज करते हैं तो उस समय उसमें कुछ घिस जाता है या कुछ पुराना हो जाता है, इसकी वजह से उसका वैल्यू कम हो जाता है। विथ ए पैसेज ऑफ टाइम, मान लो कि आपने एक कार खरीदा, उसको 2 साल वैसे रख दिया, तो क्या आपको उतने पैसा मिलेगा, नहीं, उस वैल्यू कम हो जाए क्योंकि टाइम बीत गया है। दो और तीसरा जो है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। हम मतलब क्या होता है कि अगर मान लो कोई नया टेक्नोलॉजी आ जाता है तो पुरानी टेक्नोलॉजी का वैल्यू वैसे ही कम हो जाता है। सो इसलिए तो ये 3 कारण है, एक तो नॉर्मल वेयर एंड टियर ऑन द पैसेज ऑफ टाइम एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, ठीक है। सो ऑल्सो नोन एज कंजम्पशन, इसको हम कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल भी बोलते हैं या करेंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी बोलते हैं। सो ये तीनों चीज़ें याद रखना आप। नेक्स्ट है इन्वेंट्रीज क्या होता है, अनसोल्ड स्टॉक। मान लो जो बच गया,
या जो अभी आधा बचा हुआ सेमी फिनिश गुड हो गया। अनसोल्ड गुड्स, अभी जो नहीं बचा हुआ उसको हम इन्वेंट्री बोलते हैं। अनसोल्ड रॉ मटेरियल, अनयूज, जो कि अभी रॉ मटेरियल यूज नहीं हुआ, बचा हुआ, शायद हम यूज हो जाए इस बार, या आधा बना हुआ चीज को हम बोलते हैं इन्वेंट्रीज, ठीक है, एक साल के अंदर। नेक्स्ट है, देयर टू टाइप्स ऑफ स्टॉक होता है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री। फिक्स्ड मतलब स्टॉक एसेट्स एट द एंड ऑफ द, ठीक है, ये अब हम तो इस तरह से हमने क्या देखा इसमें, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, उससे फ्लो देखा था, ठीक है, इन्वेस्टमेंट उसके बाद ग्रॉस और नेट में क्या डिफरेंस है ये हमने देखा। अब आता है हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब क्या होता है कि इसका फॉर्मूला होता है, देखो इसमें दो चीज़ है, इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब गवर्नमेंट जो 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 भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं उस पर टैक्स लगाते हैं, उस टैक्स को हम इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। और दूसरा जो है एक्साइज ड्यूटी हो सकता है, ये कस्टम ड्यूटी हो दे सकते हैं। और सब्सिडी मतलब जो हेल्प गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है प्रोड्यूसर को, ठीक है। अगर मान लो गवर्नमेंट ने 100 रुपीज़ का टैक्स लिया और दिया जो सब्सिडी, तो एक्चुअली हमने कितना दिया, 50 रुपीज़ दिया, तो ये 50 रुपीज़ को बोलते हैं एनआईटी। एनआईटी मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। तो ये हो गया नेट इनडायरेक्ट टैक्स। सब्सिडी मतलब होता है हेल्प दैट इज गिवन बाय गवर्नमेंट, एलपीजी पे हो सकता है, या फर्टिलाइजर पे हो सकता है, बिजली पे हो सकता है, और भी बहुत सारे चीज़ों पर गवर्नमेंट देता है। तो लेता जितना है और दे देता है हमें वापस सब्सिडी के फॉर्म में। तो दोनों जब माइनस कर लेते हैं देन इट बिकम एनआईटी। नेक्स्ट है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। देखो इसमें क्या है, दोनों मार्केट प्राइस पे हैं। अगर मान लो कि कोई भी चीज़ हमने एनआईटी माइनस नहीं किया तो उसको मार्केट प्राइस पे बोलते हैं। अगर हमने एनआईटी माइनस नहीं किया देन दैट इज मार्केट प्राइस पे होता है, ठीक है। और अगर हम एनआईटी माइनस कर देते हैं तो फैक्टर कॉस्ट पे आ जाता है। सो ये डिफरेंस है। ग्रॉस और नेट में क्या डिफरेंस है, ग्रॉस और नेट में अगर मान लो ग्रॉस से नेट में जाना है तो हम माइनस डिप्रिसिएशन कर देते हैं, और मान लो नेट से ग्रॉस में आना है तो प्लस डिप्रिसिएशन कर देते हैं हम यहाँ पे। तो इस तरह से हम ग्रॉस से नेट में। नेक्स्ट है मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट। इसमें क्या डिफरेंस होता है मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट में। सबसे पहले तो इसमें यह है कि जीडीपी मतलब कंट्री का टोटल इन ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर विद द डोमेस्टिक टेरिटरी, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। मान लो कोई भी चीज डोमेस्टिक इनकम है ना, डोमेस्टिक इनकम मतलब क्या होता है कि कुछ भी बनता है विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर इज कॉल्ड डोमेस्टिक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और क्योंकि इसका जो हमने वैल्यू निकाला मार्केट प्राइस से निकाला है, सो इट मार्केट प्राइस। और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मतलब क्या होता है कि जब हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट में वैल्यू, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, जो हमने बाहर से पैसा अर्न किया है, इट मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द कंट्री बाय ए कंट्री रेसिडेंस ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर। अब यहाँ पे एक चीज समझना है आपको कि जो नेशनल इनकम होता है ना, वो इनकम होता है जो कि रेसिडेंस ऑफ ए कंट्री प्रोड्यूस करता है, चाहे वो कहीं भी क्यों ना करे, चाहे करे इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी में करे या बाहर करे, कहीं भी करे, उसको हम नेशनल इनकम बोलते हैं, उसको जब सम अप करते हैं तो। लेकिन अगर डोमेस्टिक इनकम क्या होता है, डोमेस्टिक मनी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री। कौन बना रहा है मतलब नहीं है, हो सकता है बाहर का कोई कंपनी भी इंडिया में प्रोड्यूस कर रहा है कोई चीज, तो दैट विल बिकम पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम। लेकिन और तो इस तरह से विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी कोई भी बना रहा है, चाहे रेसिडेंस बना रहा है या नॉन रेसिडेंस बना रहा है, दैट बिकम पार्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर आता है। लेकिन नेशनल प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है कि इंडिया का जो रेसिडेंस होते हैं, नॉर्मल रेसिडेंस, वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे वो इंडिया में करें या इंडिया से कहीं बाहर करें, ऑल सम टुगेदर इज नोन एज नेशनल प्रोडक्ट। सो यहाँ पे कौन बना रहा है वो इंपॉर्टेंट है, इसमें कहाँ बन रहा है वो इंपॉर्टेंट है। अगर ये विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी बन रहा है डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा। अगर ये इट इज प्रोड्यूस बाय नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ ए कंट्री, डजंट मैटर वेयर इट प्रोड्यूसेस, देन दैट बिकम पार्ट ऑफ नेशनल प्रोडक्ट और नेशनल इनकम, ठीक है। सो इससे नेक्स्ट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एक और कंसेप्ट है एनएफआई है। एनएफआई हम कहाँ यूज करते हैं, नेशनल से डोमेस्टिक में जाने के लिए, ठीक है। अगर मान लो आपका पास डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है, तो हम क्या करते हैं इसमें प्लस एनएफआई कर देते हैं, और अगर हम नेशनल से डोमेस्टिक में जा रहे हैं तो माइनस एनएफआई करते हैं। अब एनएफआई होते क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड।
अब नेट भी लगा हुआ है, तो इसमें दो चीज़ होता है, एक तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हो गया और एक फैक्टर इनकम टू अब्रॉड हो गया। लोग भी इंडिया के कुछ पैसा आन करके लेके जाते हैं और अब हाँ इंडियन भी बाहर जाते हैं, वहाँ से पैसा लेके आते हैं। तो मान लो कि जो बाहर से लेके आए वो फ्रॉम हो गया, सो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 100 रुपीज़ है, और जो इंडिया से लेके गए वो मान लो 50 रुपीज़ है, तो हम -50 कर देंगे, तो एक्चुअल कितना हुआ 50 हुआ। तो ये 50 जो है NFIA है, ठीक है। NFIA मतलब बाहर के लोग इंडिया से लेके गए वो और इंडियन बाहर से जो लेके आए उन दोनों का डिफरेंस को बोलते हैं NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब इसके नेट फैक्टर NFIA का कॉम्पोनेंट होता है, 3 कॉम्पोनेंट होता है बेसिकली। नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, जो जो इंडियन बाहर काम कर रहे हैं वो जो वेज एंड सैलरी अर्न कर रहे हैं वो उसको बोलते हैं नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, तो ये NFIA का एक पार्ट है। दूसरा कि नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इंडियन का भी बहुत सारे प्रॉपर्टी है और एंटरप्रेन्योरशिप है, जिसकी वजह से वो लोग पैसा अर्न करते हैं रेंट वगैरह के फॉर्म में, प्रॉफिट के फॉर्म में, देन दैट ऑल्सो बिकम पार्ट ऑफ NFIA। एंड फाइनली नेट रिटेन अर्निंग, बहुत सारे ऐसे कंपनी हैं जो बाहर काम करता है, उसका जो रिटेन अर्निंग होता है दैट इज ब्रॉट टू इंडिया इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, या कुछ शेयर होल्डर है उनका बाहर कंपनी का शेयर होल्ड कर रहे हैं, सो दे ऑल्सो ब्रिंग मनी इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। सो ऑल दीज 3 बिकम पार्ट ऑफ फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। सो हमने यहाँ पे फैक्टर इनकम NFIA का मतलब समझा, क्या 2 कंपोनेंट होते हैं इसके, और तीसरा हमने देखा ये इसको नेशनल और डोमेस्टिक में यूज़ करते हैं। नेशनल से डोमेस्टिक में जाने के लिए हमें प्लस करना पड़ता है, और डोमेस्टिक से नेशनल में आने के लिए हमें नेशनल से डोमेस्टिक से नेशनल में आने के लिए प्लस करना पड़ता है, और नेशनल डोमेस्टिक में मैनेज करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें नेक्स्ट हम देखते हैं। अगला फॉर्मूला है कुछ, ये फॉर्मूला वैसे तो जैसे 3 फॉर्मूला बेसिकली आपको याद रखना पड़ेगा। पहला जो है ग्रॉस और नेट, दूसरा जो है डोमेस्टिक नेशनल, ठीक है, और तीसरा जो है आपका मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। सो अगर ग्रॉस से नेट में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, माइनस डेप्रिसिएशन कर देते हैं, या इसको कंजम्पशन फिक्स कैपिटल बोलते हैं। नेट से ग्रॉस में जाते हैं तो प्लस कर देते हैं डेप्रिसिएशन। उसी तरह से डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो प्लस NFIA, और यहाँ से यहाँ आना है तो माइनस NFIA, ठीक है। और एक होता है मार्केट प्राइस फैक्टर, मार्केट प्राइस में टैक्स लगा होता है, तो NIT जो होता है, अगर हमें फैक्टर कॉस्ट में जाना है तो NIT जो है ये माइनस करते हैं, ठीक है। और अगर मान लो फैक्टर कॉस्ट से इसमें आना है तो प्लस NIT कर देते हैं, और इस तरह से हम यही फार्मूला यहाँ पे यूज़ किया गया है। डेप्रिसिएशन को कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल भी बोलते हैं, बाकी सारे IGT यूज होगा, सो इसमें कोई कन्फ्यूजन है नहीं। नेक्स्ट आता है डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी होता क्या है और क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब होता है जोग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री, जहाँ पे कि गुड्स सर्विसेज कैपिटल ये सारे इजीली फ्लो होते हैं। सो एक तो पॉलिटिकल बाउंड्री तो हो ही गया, ठीक है। वाटर, टेरिटोरियल वाटर जो 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 समुंदर आसपास का है वो भी इंक्लूड होता है इसके अंदर। उसके बाद एयर स्पेस जो है वो भी उनका डोमेस्टिक टेरिटरी है। एम्बेसीज, मान लो कि इंडिया का कोई एम्बेसी है दूसरे कंट्री में, तो वो इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी होता है। कंसुलेट हो गया, छोटा एम्बेसी को बोलते हैं। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है, अगर मैं कोई दूसरे कंट्री में है तो हालांकि वो हमारे हमारे पोलिटिकल बाउंड्री के अंदर नहीं है, तो दैट बिकम पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर। फॉर एग्जांपल अमेरिका का आर्मी जो था 20 साल तक कुछ एरिया में अफगानिस्तान में था, तो वो एरिया डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ USA आएगा, ना कि अफगानिस्तान आएगा। तो इस तरह से डोमेस्टिक मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट भी हो गया। एम्बेसी, मान लो इंडियन एम्बेसी रशिया में है, इंडियन एम्बेसी USA में है, तो वो पार्ट जो है जहाँ पे इंडियन एम्बेसी है वो इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी है। उसी तरह से अगर मान लो अमेरिकन एम्बेसी इंडिया में है, तो जो वो एरिया जहाँ पे अमेरिकन एम्बेसी रहते हैं वो हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है, बल्कि अमेरिका का डोमेस्टिक टेरिटरी है, ठीक है। शिप एयरक्राफ्ट ऑपरेटेड बाय द रेसिडेंट बिटवीन 2 और मोर कंट्री। मान लो इंडियन शिप है, जापान से चाइना जा रहा है और कुछ इनकम जनरेट कर रहा है, तो दैट विल बिकम पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आ जाता है, ठीक है। ऑयल एंड नेचुरल गैस रिंग हो गया, जो कि इंडियन ऑपरेट कर रहे हैं इन द इंटरनेशनल वाटर, और एरिया ओवर कंट्री है एक्सक्लूसिव राइट। जैसे मैंने आपको बताया ना कि जैसे ये इंडिया है, तो यहाँ से करीब करीब 21 किलोमीटर तक इंडिया का सी का पार्ट होता है। तो इसमें कोई भी ऑयल रिंग निकल रहा है या मछली पकड़ा जा रहा है तो दैट बिकम पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम। सो इस तरह से कंसेप्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम है, और ये जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर कोई भी चीज़
अगर कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, दैट बिकम पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, डजंट मैटर हु प्रोड्यूसेस इट, कोई बना रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर ये डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर बन रहा है तो इंडिया का डोमेस्टिक इनकम है। अब आता है नेक्स्ट हमारा कि रेसिडेंस। रेसिडेंस कौन होते हैं, मैंने बार बार वर्ड यूज करेंगे कि रेसिडेंस ऑफ अ कंट्री। रेसिडेंस ऑफ कंट्री होता है क्या, नॉर्मल रेसिडेंस जो पर्सन और इंस्टीट्यूशन, हो सकता है कोई इंसान हो सकता है जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ये इंस्टीट्यूशन है, who ordinarily resides in a country and whose center of economic interest lies within that country। अब center of economic interest क्या होता है, अर्निंग हो गया, सेविंग हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, स्पेंडिंग हो गया, इनको बोलते हैं इकोनॉमिक इंटरेस्ट। अगर कोई भी पर्सन या इंस्टीट्यूशन किसी एक कंट्री में रहता है for more than 1 year and if his economic interest, that is earning, spending, saving, investment lies in that country, then that become such institution or person can be called as a normal residence। ठीक है, उसके बाद सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ठीक है, ये सब मैंने बता दिया आपको। और अब एक चीज़ है कि ये नॉर्मल रेसिडेंस का जरूरत क्या पड़ता है कि मैंने जब भी हम नेशनल इनकम एस्टिमेट करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि इनकम जनरेटेड बाई नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ अ कंट्री, डजंट मैटर वेयर ही जनरेट दैट इनकम, तो दैट बिकम पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। जैसे मान लो शाहरुख खान का रेस्टोरेंट है दुबई में और उससे पैसा जनरेट हो रहा है, तो दैट बिकम पार्ट ऑफ नेशनल इनकम ऑफ इंडिया, क्योंकि दैट इज प्रोड्यूस बाई रेसिडेंस ऑफ ए कंट्री, डजंट मैटर वेयर ही प्रोड्यूसेस। लेकिन अगर हम डोमेस्टिक इनकम की बात करते हैं तो शाहरुख खान का रेस्टोरेंट जो पैसा जनरेट कर रहा है वो दुबई का डोमेस्टिक इनकम में जाएगा, लेकिन इंडिया का नेशनल इनकम में आएगा। ठीक है, इसलिए रेसिडेंस बहुत जरूरी है जानना इकोनॉमिक्स में इस चैप्टर में। नेक्स्ट है नेशनल प्रोडक्ट एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मैंने अभी बता दिया इसके बारे में। नेशनल प्रोडक्ट मतलब होता है कि इनकम जनरेटेड, मनी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज प्रोड्यूस बाई नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ ए कंट्री एनीवेयर इन द वर्ल्ड, कहीं भी बना रहा है, दैट बिकम पार्ट ऑफ नेशनल प्रोडक्ट। और डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब होता है कि गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, चाहे इंडियन बना रहा है या बाहर वाले बना रहे हैं, अगर इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हो रहा है दैट बिकम पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। तो बहुत सारे मेथड है वैसे तो, एक तो वैल्यू एडेड मेथड है, इसको हम प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जब पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल लेते हैं, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक है, चेंज स्टॉक होता है सेल प्लस चेंज स्टॉक। सेल निकालने का तरीका है प्राइस इनटू क्वांटिटी, तो इससे सेल निकल जाता है। ठीक है, चेंज स्टॉक मतलब क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो इस तरह से क्लोजिंग होती है, ये निकाल लेते हैं। उसके बाद हमारा आता है वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड मतलब क्या होता है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट जो हमने ऊपर निकाल रखा है उसमें से आईसी माइनस कर देते हैं। आईसी मतलब इंटरमीडिएट कंजम्पशन, या जितने भी सारे परचेसेस होते हैं। अगर मान लो मशीनरी परचेस करते हैं दैन डज नॉट बिकम द पार्ट ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। क्यों, क्योंकि मशीनरी जो होता है इन्वेस्टमेंट है, हम आईसी मतलब वो सारी चीज़ जो कि यूज्ड अप हो जाता है प्रोडक्शन प्रोसेस में, उसको हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन बोलते हैं। ठीक है, सो इस जो हम माइनस करते हैं वैल्यू एड निकल जाता है। यही वैल्यू एड को हम क्या बोलते हैं, GVA एड MP बोलते हैं, या इसको हम और में GDP एड MP भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम ये फॉर्मूला है। उसके बाद हमारा जब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट MP निकल जाता है और हमें मान लो नेशनल इनकम निकालना है NNP एट FC निकालना है, तो ग्रॉस से नेट में जाने के लिए मैंने अभी ऊपर बताया था डेप्रिसिएशन होता है, बड़ा से छोटा में जा रहे हैं तो माइनस करना पड़ेगा। उसके बाद डोमेस्टिक से नेशनल में आने के लिए प्लस NFI करते हैं, और मार्केट प्राइस से फैक्टर में जाने के लिए माइनस NIT करते हैं। तो ये मैंने अभी निकालने को सिखाया था आपको। नेक्स्ट आता है हमारा डबल काउंटिंग। क्या होता है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। डबल काउंटिंग मतलब सिचुएशन वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स आर टेकन इनटू अकाउंट मोर देन वंस, उसको डबल काउंटिंग बोलते हैं। तो ये कैसे होता है, जैसे मान लो कि यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि अगर एक फ्लोर मिल जो था व्हीट बेचता है बेकर को 600 में, और बेकर जो है उसको ब्रेड बना के शॉपकीपर को दे देता है, कंज्यूमर को बेच देता है 900 में। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं, अगर मान लो ये हम 600 भी और 900 भी ऐड कर दिए तो कितना होता है हमारा 9 और 6 15 23 होता है। तो कितना हो रहा है 2300। लेकिन ये गलत है, इसको बोलते हैं डबल काउंटिंग। हमें क्या करना पड़ता है, डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए हमें फाइनल प्रोडक्ट मेथड लेते हैं। सिर्फ वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स 900 ही लेते हैं, उससे पहले वाला हम भूल जाते हैं, तो हो सकता है। और दूसरा क्या होता है, हर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे आप
इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस करते जाओ। जैसे मान लो पहला 600 था, पहला वाला तो हम वही ले लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे कितना हुआ 6 से 800, कितना वैल्यू ऐड किया 200, तो यहाँ पे 200 ले लेते हैं, फिर यहाँ पे कितना 800 900 100 ले लेते हैं। अब देखो ये कितना हुआ आपका 900। सो इस तरह से हम निकाल सकते हैं और जो कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं। सो ये है डबल काउंटिंग। अब नेक्स्ट हमारा आता है कि इनकम मेथड। इनकम मेथड में क्या है कि आपका इनकम मेथड जो है इसमें ये भी एक तरीका है। देयर आर 3 वे थ्रू विच, मैंने अभी वैल्यू एडेड मेथड बताया था। इनकम मेथड में दो चीज़ होते हैं, एक तो कंपनसेशन एम्प्लॉय होता है और एक ऑपरेटिंग सरप्लस होता है और एक मिक्स्ड इनकम हम ऐड करते हैं। 3 चीज़ ऐड करने से हमें आंसर निकल आई मीन NNP एट FC निकलता है। क्या निकलता है? NDP एट FC। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि हम जब क्या क्या ऐड करते हैं, रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस COE प्लस मिक्स इनकम, ये 5 चीज़ ऐड करने से हमें क्या निकल जाता है? आपका NDP एट FC निकल जाता है। ठीक है। दूसरी बात है कि और इसमें कन्फ्यूजन ये होता है कि ये आपका ऑपरेटिंग सरप्लस, अगर मान लो रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सरप्लस बोलते हैं। सो कभी कभी ऑपरेटिंग सरप्लस दे देते हैं तो हमें क्या और दो चीज़ ढूंढना होता है, COE प्लस मिक्स इनकम, उन दोनों को ऑपरेटिंग सरप्लस में ऐड कर देते हो तो NDP एट FC निकल जाता है। एक चीज़ में और है कि ये NDP एट FC निकला, अगर मान लो हमें NNP एट नेशनल इनकम NNP एट FC निकालना है, NNP एट FC निकालना तो हम क्या करते हैं? NDP एट FC से प्लस NFIA कर देते हैं। NFIA, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि डोमेस्टिक और नेशनल में फ़र्क क्या होता है? NFIA होता है, तो इसको हम ऐड कर देते हैं तो नेशनल में जाता है। अब यहाँ पे और कन्फ्यूजन हो सकता है कि कभी कभी रेंट रॉयल्टी नहीं देते हैं तो हम 0 मान लेते हैं। ठीक है। इंटरेस्ट वैसे देते हैं। प्रॉफिट का 3 पार्ट होता है, प्रॉफिट का 3 पार्ट, उसका कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, उसके बाद सेविंग, कॉर्पोरेट सेविंग हो गया, या इसको अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी बोलते हैं, और रिटेन अर्निंग। ठीक है। अब इसमें क्या क्या होता है? एक तो प्रॉफिट का 3 पार्ट होता है आपका, कॉर्पोरेट टैक्स, उसके बाद डिविडेंड, और तीसरा जो होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है, या इसको हम सेविंग और कॉर्पोरेट सेक्टर भी बोलते हैं। सो ये 3 चीज़ को ऐड करके प्रॉफिट निकल जाता है। और COE का 2 पार्ट होता है। COE जो होता है उसका 2 पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है? अगर हम मान लो वेजेज एंड सैलरी इन कैश एंड काइंड, प्लस एक तो मान लो COE है, COE मतलब होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, इसके दो कंपनसेशन एम्प्लॉय 2 पार्ट होते हैं। क्या क्या होता है आपका? एक तो वेज एंड सैलरी इन कैश एंड काइंड प्लस एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, इन दोनों को ऐड करके हमारा COE निकल जाता है। अगर मान लो COE नहीं दिया हुआ है तो आप इन दोनों चीज़ को ऐड करके COE निकाल सकते हो, कंपनसेशन एम्प्लॉय निकाल सकते हो। ठीक है। यही है यहाँ पे सब लिखा हुआ है। कंपनसेशन एम्प्लॉय, वेज एंड सैलरी इन कैश एंड काइंड हो गया, उसको एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी प्लस रिटायरमेंट पेंशन, ये सब चीज़ के अंदर ऐड हो जाता है। हाँ। नेक्स्ट हमारा आता है कि ऑपरेटिंग सरप्लस, मैंने बता दिया 4 चीज़ ऐड हो जाता है इसके अंदर, रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट। ठीक है। प्रॉफिट का 3 पार्ट होता है, यहाँ लिखा हुआ है। नेक्स्ट है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। कभी कभी क्या होता है कि बड़ा डिफिकल्ट होता है ये सेपरेट करना कि आई मीन रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट और COE जो है ना, ये डिफ्रेंशिएट करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जब एक इंडिविजुअल जो अपने दुकान में बैठा है, खुद ही अपना सारा को सप्लाई कर, अपना खुद ही अपने मकान में खोल रखा है, खुद ही सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो हम कैसे उसको सेपरेट करेंगे? उस सिचुएशन में हम उसको मिक्स इनकम के फॉर्म में ले लेते हैं। और हमारा तीसरा जो है एक्सपेंडिचर मेथड। तो इसमें हम क्या करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड में कि 4 चीज़ ऐड करते हैं। एक तो पहला गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, उसके बाद प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट कैसे निकालते हैं? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है। और चौथा जो है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ये 4 चीज़ को ऐड कर देने से हमें क्या निकलता है? GDP एट MP निकल जाता है। ठीक है। GDP MP निकल जाता है। दूसरी बात, इसमें कुछ कन्फ्यूजन है। एक तो कन्फ्यूजन है कि नेट एक्सपोर्ट कैसे निकालते हैं? एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, इससे हमें नेट एक्सपोर्ट निकल जाता है। ठीक है। और कभी कभी क्या करते हैं उन लोग? नेट इंपोर्ट दे देते हैं। मान लो नेट इंपोर्ट दे दिया 500, नेट इंपोर्ट कितना दे दिया उन्होंने? -500, तो हम इसको क्या करते हैं? इसको नेट एक्सपोर्ट ले लेते हैं, उल्टा कर देते हैं। नेट एक्सपोर्ट इक्वल टू ये माइनस हट जाता है और ये 500 होता है। अगर मान लो ये 500 होता तो नीचे नीचे माइनस हो जाता। सो जो भी नेट इंपोर्ट दिया हुआ उसको अपोजिट ले लेते हैं। जैसे -500 तो ये आपका 500 प्लस में आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट कंफ्यूजन जो आता है वो आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में। सो हमें ये याद रखना है कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जो होता है इसका
वैसे तो दो पार्ट होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक। सो हम अगर मान लो आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है तो हम उसको ले लेते हैं क्योंकि वही हमारा फॉर्मूला का पार्ट है। अगर नहीं दिया हुआ तो वो दे सकते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दे सकते हैं। अगर ये दिया हो तो इसमें चेंज स्टॉक ऐड कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे इन दोनों को ऐड करके ये निकलता है। ठीक है, सो आप इसको याद रखना। चेंज स्टॉक कैसे निकालते हैं, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक निकालते हैं। तो इस तरह से जीडीपी एमपी निकल जाता है। उसके बाद आपको जो क्वेश्चन में पूछा होगा, अगर मान लो क्वेश्चन पूछा एन ए पी एट एफ सी निकालना है, अगर आपको ये निकालना, आपके पास क्या निकला, इन चारों चीज़ को ऐड करने से जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एमपी निकला। तो हम क्या करते हैं, ग्रॉस से नेट में चले जाते हैं। ग्रॉस से नेट में जाते हैं तो माइनस डिप्रीशन कर देते हैं। अगर मान लो डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो प्लस एनएफआई है। ठीक है, और दूसरा जो एमपी से फैक्टर को जाना है तो माइनस एनआईटी करके इस तरह से हम निकाल लेते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट जो है इम्प्लीकेशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक टेरिटरी और रेसिडेंस। इसका क्या इम्प्लीकेशन होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो सबसे पहला तो डोमेस्टिक टेरिटरी हमें समझना है कि डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब ये मैंने आपको बताया है। और हम जब ये नेशनल इनकम निकालते हैं, जैसे मान लो कि इकोनॉमिक टेरिटरी मतलब अगर मान लो कुछ भी प्रोड्यूस हो रहा है विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री, देन दैट बिकम पार्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक इनकम। कौन बना रहा है इससे कोई मतलब नहीं है, हो सकता है बाहर का कंपनी आकर इंडिया में प्रोड्यूस कर रहा हो, तो वो जो वट एवर दैट इज प्रोड्यूस बाई आउटसाइडर, इफ इट इज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, देन दैट बिकम पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, और रेसिडेंस कौन होते हैं, अगर मान लो रेसिडेंस का क्या इंपॉर्टेंस है, अगर मान लो कि रेसिडेंस ऑफ इंडिया कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, कहाँ प्रोड्यूस कर रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं है, कहीं भी प्रोड्यूस करे, चाहे विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी आउटसाइड, दैट बिकम पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। सो डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर कौन बना रहा है दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, वाइल डोमेस्टिक इनकम में कहाँ बन रहा है वो इम्पोर्टेंट है। अगर मान लो कि एनीबडी हु प्रोड्यूसेस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, दैट बिकम पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम। और दूसरी बात है कि रेसिडेंस को क्यों क्या इंपॉर्टेंस है, अगर मान लो रेसिडेंस ऑफ इंडिया वो कहीं भी बना रहा है, चाहे विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी या आउटसाइड, दैट बिकम पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। तो ये याद रखना आपको। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, इलस्ट्रेशन दे रखे हैं। अब देखते हैं हमें, हाउ विल यू ट्रीट द फॉलोइंग वाइल एस्टिमेटिंग डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सो मैंने बताया ना, डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब क्या होता है कि गुड्स प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन बना रहा है, अगर बाहर वाले बना रहे हैं कोई बात नहीं होता, दैट विल पार्ट ऑफ। सो रेंट रिसीव्ड बाय एन इंडियन रेसिडेंस फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी इन सिंगापुर, तो क्योंकि वो इंडियन रेसिडेंस है तो और इसका जो ये आ रहा है, आपका पैसा आ रहा है वो सिंगापुर से आ रहा है, तो वो सिंगापुर जो है इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है, सो दैट विल नॉट बिकम द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, ये नेशनल इनकम का पार्ट बन जाएगा क्योंकि इट इज प्रोड्यूस बाय रेसिडेंस ऑफ इंडिया। सो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। सैलरी रिसीव्ड बाय इंडियन रेसिडेंट वर्किंग इन द रशियन एम्बेसी इन इंडिया, और मान लो रशियन एम्बेसी इंडिया में है, आपको ये पता है कि रशियन एम्बेसी इंडिया में, वो इंडिया का डोमेस्टिक इनकम डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है। ठीक है, तो डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है तो इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, सो दैट विल नॉट बिकम पार्ट ऑफ डोमेस्टिक सॉरी, यहाँ पे क्या है कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट का नहीं होगा वो, या डोमेस्टिक फैक्टर इनकम नहीं होगा। नहीं समझ में आया, मैंने क्या बताया कि सैलरी रिसीव बाय इंडियन, मान लो कोई इंडियन वो काम कर रहा है रशियन एम्बेसी में, ठीक है, और ये रशियन एम्बेसी हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी है ही नहीं, तो डोमेस्टिक में पार्ट बनने का कोई मतलब ही नहीं होता। ठीक है, प्रॉफिट अर्न बाय फॉरेन कंपनी और फॉरेन बैंक इन इंडिया, देखो ये हालांकि इंडिया का रेसिडेंस नहीं है लेकिन कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, सो इट बिकम पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, नेक्स्ट है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयर टू द रेसिडेंस ऑफ जापान वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन जापान। अब देखो यहाँ पे इंडियन एम्बेसी किसका डोमेस्टिक टेरिटरी है, इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी है, तो इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हो रहा है, सो दैट बिकम पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, और प्रॉफिट मेड बाय ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन जापान, सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो ब्रांच है जापान में, वो जगह जो है वो इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है, और इस तरह से दैट विल नॉट बिकम द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, सो इस तरह से हमने देखा किस तरह से डोमेस्टिक इनकम को हम पहचानते हैं हम कि क्या डोमेस्टिक इनकम में ऐड होगा कि नहीं होगा। अब नेशनल प्रोडक्ट मैंने बताया था कि कोई भी
इफ इट इज प्रोड्यूस बाई रेसिडेंस ऑफ ए कंट्री, अगर मान लो इंडिया का रेसिडेंस कुछ बनाता है और कहाँ बनाता है उससे कोई मतलब नहीं है, दैट बिकम पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, सो हम इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं, उससे और ज़्यादा क्लियर होगा। सबसे पहला है कि हमारा यहाँ पे विल द फॉलोइंग बी इंक्लूडेड इन द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, क्या इंक्लूड होगा कि नहीं होगा, जीएनपी में नेशनल इनकम इंक्लूड होगा कि नहीं होगा। ठीक है आपको, सो प्रॉफिट अर्न बाय फॉरेन कंपनी और फॉरेन बैंक इन इंडिया, अगर मान लो फॉरेन बैंक इंडिया में, फॉरेन बैंक जो है वो इंडिया का रेसिडेंस नहीं है, रेसिडेंस मतलब होता है कोई इंडिविजुअल या कोई इंस्टीट्यूशन, तो यहाँ पे फॉरेन बैंक एक इंस्टीट्यूशन है जो इंडिया में अर्न कर रहा है, तो मैंने क्या बताया कि इंडियन रेसिडेंस अर्न करना चाहिए, ये तो फॉरेन रेसिडेंस अर्न कर रहा है, तो इसलिए वो इंडिया का नेशनल इनकम ऐड नहीं होगा। सैलरी पेड टू अमेरिकन वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन अमेरिका, मान लो देखो सैलरी पे टू अमेरिकन वर्किंग इन द इंडियन एम्बेसी इन अमेरिका, मान लो अमेरिका में इंडियन एम्बेसी है, ठीक है, उसमें कोई इंडियन काम कर रहा है, अगर कोई इंडियन काम कर रहा है तो क्या होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये है कि वो ऐड नहीं होगा इंडिया का नेशनल इनकम में, कैसे नहीं होगा, सैलरी पे टू अमेरिकन, अमेरिकन इंडिया का रेसिडेंस है नहीं है, चाहे वो कहीं भी काम क्यों नहीं करता हो, इंडिया का रेसिडेंस नहीं है, तो वॉट एवर इनकम दैट इज जनरेटेड वो दैट विल गो टू यूएस डोमेस्टिक नेशनल इनकम में चला जाएगा। नेक्स्ट है सैलरी रिसीव बाय इंडियन रेसिडेंस, इंडियन रेसिडेंट, ठीक है, वर्किंग इन रशियन एम्बेसी इन इंडिया, हाँ ये होगा क्योंकि ये जो है ये इनकम इट इज प्रोड्यूस बाय रेसिडेंस ऑफ ए कंट्री, डजंट मैटर वेयर ही प्रोड्यूसेस। डिविडेंड रिसीव बाय इंडियन फ्रॉम हिज इन्वेस्टमेंट इन द शेयर ऑफ फॉरेन कंपनी, होगा क्योंकि कौन इनकम जनरेट कर रहा है, वो एक रेसिडेंस ऑफ इंडिया जनरेट कर रहा है, इसलिए इंक्लूड होगा। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, सो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का जरूरत क्यों पड़ता है डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए। अब इसमें दो पार्ट होता है, एक तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, सो फीफा और फीटा होता है। ठीक है, अगर मान लो कि हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट जब लग गया है तो इसका कैसे निकालते हैं, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है, अगर मान लो कि बाहर से जब हम लेके आए 100 रुपीज़ लेके आए और हमने हमारे यहाँ से कोई लेके गया 50 रुपीज़, तो 50 रुपीज़ जो होगा वो आपका NFIA होगा, सिंपल सा है। तो जो इंडिया से बाहर लेके जा रहे हैं और हम जो इंडियन बाहर से रेसिडेंस ऑफ इंडिया जो बाहर से लेके आ रहे हैं उसका डिफरेंस को हम लेते हैं यहाँ पे। अब आता है नेक्स्ट हमारा प्रिकॉशन ऑफ वैल्यू एडेड मेथड, क्या क्या प्रिकॉशन हमें लेना चाहिए। एक तो वैल्यू एडेड मेथड में हम कुछ प्रिकॉशन लेते हैं, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है 3 नंबर का कि व्हाट आर द प्रिकॉशन ऑफ वैल्यू एडेड मेथड, कभी कभी स्टेप पूछते हैं, स्टेप के साथ साथ प्रिकॉशन भी पूछ देते हैं। स्टेप तो आप फार्मूला लिख सकते हो, जो फार्मूला हमने पढ़ रखा है, और फिर प्रिकॉशन में एक तो है कि इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट टू बी इंक्लूड, ये हमें पता है कि इंटरमीडिएट गुड्स होता हम इंक्लूड नहीं करते हैं, सिर्फ फाइनल गुड्स ही करते हैं। सेल एंड परचेस ऑफ सेकंड हैंड गुड, ये भी इंक्लूड नहीं हो जाएगा क्योंकि जिस साल वो बिका था या खरीदा गया था उस साल वो इंक्लूड हो चुका है, अब दोबारा से उसे इंक्लूड करेंगे तो डबल काउंटिंग होगा। प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर द सेल्फ कंजम्पशन, इनमें देखो अगर मान लो कि सर्विसेज है फॉर द सेल्फ कंजम्पशन, सर्विसेज इंक्लूड नहीं होता है, मदर टेकिंग केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन, दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द, अगर हम इसको इंक्लूड करते हैं तो दैट बिकम पार्ट ऑफ डबल काउंटिंग या रॉन्ग एस्टिमेशन हो जाएगा। ठीक है, सो सर्विसेज सेल्फ कंजम्पशन के लिए अगर हो रहा है तो पार्ट नहीं होगा, लेकिन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन ये इंक्लूड होता है, ये हमेशा ध्यान रखना कहीं कंफ्यूज ना हो जाना। ठीक है, अगर प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ सर्विसेज है दैट इज नॉट इंक्लूडेड, बट अगर मान लो वही गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, मान लो आप अपने बागीचे में वेजिटेबल्स उगा रहे हो सेल्फ कंजम्पशन के लिए तो दैट विल बी पार्ट ऑफ। लेकिन मान लो कोई सर्विस प्रोवाइड करता है जैसे कि डोमेस्टिक सर्विस हो गया, मदर टेकिंग केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन, वो नहीं इंक्लूड होता है। इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्युपाइड हाउसेस शुड नॉट बी इंक्लूडेड, ये इसका मतलब क्या होता है, अगर मान लो एक आदमी ने अपने ही घर में दुकान खोल रखा है, खुद ही बैठता है वहाँ पे, खुद ही सब कुछ मैनेज करता है, तो यहाँ पे ये जो देखो यहाँ पे इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्युपाइड हाउसेस, उसका अपना घर है उसी में खोल रखा है उसने, तो यहाँ पे उसे किसी को रेंट देना नहीं पड़ रहा है, बट अगर किसी को देता तो उसे उतना पैसा मिलता, मान लो 5000 मिलता उसे, तो यहाँ पे 5000 हैज टू बी इंक्लूडेड। ठीक है, इंक्लूड। चेंज इन स्टॉक ऑफ गुड्स विल बी इंक्लूड, अगर मान लो कि चेंज स्टॉक इन्वेंट्री बच जाता है सो दैट विल बी पार्ट ऑफ विल हैव टू बी इंक्लूडेड इन द
इसको हम इसको इंक्लूड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिकॉशन ऑफ इनकम मेथड। क्या प्रिकॉशन है? एक तो सबसे पहला प्रिकॉशन है कि ट्रांसफर इनकम नहीं होता है, ठीक है। ये आप लर्न कर लो कि ट्रांसफर इनकम जो होता है वन साइड होता है, इसमें हम प्रोडक्शन प्रोसेस में किसी भी तरह कंट्रीब्यूशन नहीं करते, इंक्लूड नहीं होता है। दूसरा इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड, क्योंकि जिस साल वो बना था उस साल इंक्लूड हो गया होगा तो दोबारा से नहीं होता है। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ शेयर। ये सिर्फ जो है आपका मेयर ट्रांसफर ऑफ पेपर ओनरशिप होता है और इसलिए इसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं शेयर एंड डिवेंचर। विंडफॉल गेन भी नहीं होता है, अगर मान लो अचानक से लॉटरी लग गया, दैट डज नॉट बिकम पार्ट ऑफ, दैट इज नॉट इंक्लूडेड। इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ओनर ऑफ प्रोडक्शन। अब जैसे मान लो कि खुद, जैसे मैंने बताया था ना कि खुद ही वो दुकान में बैठता है, खुद ही बाहर सामान लेके बेचता है, वो उसका ओनर सप्लाई सर्विसेज है और ये इंक्लूड होगा, ठीक है। पेमेंट आउट ऑफ पास सेविंग, दैट इज नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि पास सेविंग का जो है वो उस साल उसको इंक्लूड हो चुका होगा। इनडायरेक्ट टैक्सेस आर नॉट ऑफ इंक्लूडेड। मैंने बताया था कि इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होता है या सब्सिडी होता है, ये ट्रांसफर इनकम है और ये इंक्लूड नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसका एक्सपेंडिचर मेथड का प्रिकॉशन क्या है? हमने दोनों मेथड का प्रिकॉशन देख लिया। अगर मान लो कभी आता है स्टेप्स, तो आप उसका जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है उसको, फॉर्मूला को एक एक स्टेप वाइज लिख देना, उसके बाद प्रिकॉशन लिख देना, ठीक है। पहला है कि एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स विल नॉट बी, हम इंटरमीडिएट गुड्स नहीं इंक्लूड करते हैं, ये तो हम पहले पता है। ट्रांसफर पेमेंट भी नहीं होता है, तो करीब करीब सिमिलर पॉइंट है सब में, तो कुछ सेलेक्ट करके आप 3-4 पॉइंट बनाने हैं ना, 4 उसको लर्न करना जो सब में होता है। तो सेकंड हैंड गुड नहीं होना चाहिए, इसमें भी है। परचेस ऑफ फाइनेंशियल एसेट, शेयर वगैरह नहीं होना चाहिए, ये भी इसमें है और पहले वाले में भी था। ऑन ओन अकाउंट प्रोडक्शन विल बी इंक्लूडेड, तो ये मैंने बताया था कि अगर सर्विसेज अब ओन अकाउंट है तो वो नहीं होता सेल्फ कंजम्पशन के लिए, लेकिन अगर आप गुड्स प्रोड्यूस करते तो इंक्लूड होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, वो है रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। सो रियल जीडीपी क्या होता है, हम समझने की कोशिश करते हैं रियल जीडीपी क्या होता है। अगर मान लो आप कोई भी गुड्स प्रोड्यूस करते हो, अगर मान लो कि देखो नॉमिनल जीडीपी मतलब कंट्री का इनकम, ठीक है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है ये। अगर आप डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हो उस ईयर के प्राइस से, देन दैट इज कॉल्ड नॉमिनल जीडीपी। सो व्हेन वी एस्टिमेट जीडीपी ऑफ a year बेस्ड अपॉन द प्राइस प्रिवेलिंग इन दैट ईयर, उसी फाइनेंशियल ईयर के प्राइस से, मार्केट प्राइस से जब कोई चीज़ को आप जीडीपी कैलकुलेट करते हो, देन दैट इज कॉल्ड नॉमिनल, ठीक है। लेकिन रियल जो क्या होता है, नहीं, हम एक बेस ईयर होता है और बेस ईयर में प्राइस फिक्स होता है, अगर उस प्राइस से इस साल का आप जीडीपी कैलकुलेट करते हो, देन दैट इज कॉल्ड रियल जीडीपी। सो रियल और नॉमिनल जीडीपी में ये फर्क है कि नॉमिनल जीडीपी जो होता है वो उस साल के मार्केट प्राइस के बेसिस पे आप जीडीपी कैलकुलेट, जीडीपी कैसे निकालते हैं, प्राइस इनटू क्वांटिटी। ये जो निकलता है, मान लो कि हमने 10 रुपये प्राइस है और हमने 10 चीज बनाया, तो 100 रुपया जो होगा ये हमारा जीडीपी होगा, ठीक है। अब ये जो प्राइस है कौन सा ईयर का है, जिस ईयर का आप निकाल लो उस ईयर का है, दैट विल बी कॉल्ड नॉमिनल। अगर मान लो ये प्राइस जो बेस ईयर का है, मान लो ये करंट ईयर में 10 रुपये था, बेस ईयर में कौन था 5 रुपया था, तो ये कितना निकलेगा, इंटू क्वांटिटी 10 है तो ये 50 हो जाएगा। सो ये 50 जो हो गया आपका रियल जीडीपी होगा और 100 जो होगा आपका नॉमिनल जीडीपी होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑफ द टू, हम दोनों को कंपेयर करते हैं, कैसे होता है, ठीक है। बेसिक ऑर्गेनाइजेशन मीनिंग क्या होता है, मीनिंग मैंने बताया आपको, मीनिंग क्या होता है कि नॉमिनल जीडीपी सम टोटल ऑफ इकोनॉमिक आउटपुट प्रोड्यूस इन ए ईयर वैल्यूड एट करेंट प्राइस, करंट प्राइस नॉमिनल जीडीपी होता है। और अगर हम यही मान लो बेस ईयर का बेस ईयर के प्राइस से वैल्यू करते हैं, देन दैट बिकम रियल। हाउ डज इन्फ्लेशन अफेक्टेड, नॉमिनल जीडीपी डज नॉट टेक इनटू अकाउंट इन्फ्लेशन, इसको हम नहीं ध्यान में रखते हैं, यहाँ पे हम इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हैं, ठीक है। उसको नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी, नॉमिनल जीडीपी वी कैन नॉट एनालाइज कि सचमुच का ग्रोथ हुआ कि नहीं हुआ, ये हमें इसे पता नहीं चलता, लेकिन यहाँ पे ये पता चलता है कि ग्रोथ हुआ। अगर मान लो रियल जीडीपी तब बढ़ता है जब हम ज़्यादा बनाते हैं, तो हाँ प्राइस तो सेम है, अगर हम ज़्यादा बनाएंगे देन ओनली इट विल इंक्रीज, और ये हो सकता है इंक्रीज हो गया क्योंकि प्राइस बढ़ गया हो उसकी वजह से। और ये फॉर्मूला है रियल जीडीपी क्वांटिटी इनटू प्राइस, और यहाँ पे क्वांटिटी इनटू प्राइस, लेकिन प्राइस जो होगा बेस ईयर का होगा, नॉमिनल में करंट ईयर का होगा, इसमें बेस ईयर का होगा। सो इस तरह से ये हो गया। नेक्स्ट है जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर क्या है, जीडीपी डिफ्लेटर मतलब होता है कि इसका नॉमिनल, देखो हम इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एनआरआई, एनआरआई कैसे लिखते हैं, अब मान लो जीडीपी डिफ्लेटर आपको पूछा हुआ है, जीएनपी या जीडीपी, जीएनपी है डिफ्लेटर, ठीक है।
तो हम इसको कैसे निकालते हैं, एन, एन मतलब होता है नॉमिनल जीडीपी, उसको नीचे आर आ जाता है रियल जीडीपी, और इनटू आई मतलब यहाँ पे 100 हो जाता है। तो इस तरह से हम जीडीपी डिफ्लेक्टर का फॉर्मूला ये है, नॉमिनल अपॉन रियल इनटू 100। कैसे हम याद करेंगे, एनआरआई, एन ऊपर आ जाता है, फिर उसके बाद आर आ जाता है, उसके बाद आई मतलब यहाँ पे 100 हो जाता है, ठीक है। इस तरह से हम निकालते हैं, और इससे हम तीनों फार्मूला निकाल सकते हैं। क्या अगर रियल जीडीपी पूछे तो इसी को हम इससे निकाल सकते हैं, या नॉमिनल जीडीपी पूछे तो इससे हम फार्मूला डिराइव कर सकते हैं, और फिर वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है जीडीपी एंड वेलफेयर। जीडीपी एंड वेलफेयर क्या होता है, क्या रियल जीडीपी इज कंसिडर्ड टू बी इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। अगर मान लो रियल जीडीपी बढ़ता है तो वेलफेयर होता है, क्योंकि हम उसका एस्टिमेशन बेस ईयर के प्राइस से करते हैं। वेलफेयर अब ठीक है, अगर मान लो रियली जीडीपी बढ़ रहा है, रियल जीडीपी इंक्रीज मतलब होता है अगर बेस ईयर से बेस ईयर के बेसिस पे अगर हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, और ये तभी बढ़ेगा जब हम ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे। तो सिर्फ प्राइस का तो हम बढ़ना इसमें काउंट ही नहीं करते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन हमारा आता है, हमेशा आता है वैसे 4 नंबर का क्वेश्चन ये कि क्या जीडीपी बढ़ने से हमेशा वेलफेयर आता है या नहीं, या लिमिटेशन ऑफ जीडीपी आ सकता है। देखो यहाँ पे देयर आर मेनी रीजन टू सपोर्ट दिस आर्गूमेंट। हाँ, सो हमने यहाँ क्या बताया कि इकोनॉमिक वेलफेयर जीडीपी इज बेस्ट इंडिकेटर, ये तो पक्का पता है। लेकिन क्या जीडीपी बढ़ रहा है नहीं कि देयर इज वेलफेयर हो रहा है, ये कोई हमेशा ट्रू नहीं हो सकता है। तो हमें यही बताना है कहाँ कहाँ पे ट्रू नहीं होता है। अगर मान लो कि नॉन मोनेटाइज सेक्टर हो गया, नॉन मोनेटाइज सेक्टर मतलब होता है किचन गार्डनिंग हो गया, ठीक है, सर्विसेज ऑफ फैमिली मेंबर, ये सारे चीज़ जैसे ओन अकाउंट प्रोडक्शन खुद का बना रहे हैं, ठीक है। अगर मान लो कि ये सारे चीज़ सर्विसेज ऑफ हाउस वाइफ हो गया, ये सारे चीज़ वेलफेयर तो लेके आता है, बट इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन जीडीपी। सो हम कैसे बोल सकते हैं कि सिर्फ पैसा बढ़ने से ही जीडीपी बढ़ने से वेलफेयर आ रहा है। यहाँ पे जीडीपी नहीं बढ़ रहा है बट इट ब्रिंग वेलफेयर, ठीक है। एक्सटर्नलिटी में तो क्या होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट जो होता है ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, जैसे मान लो कि द बेनिफिट दैट और द लॉसेस बेनिफिट और द लॉसेस दैट एन इकोनॉमी फेसेस बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटी। जैसे मान लो कि अब यहाँ पे क्या है कि दो तरह के एक्सटर्नलिटी होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं। अगर मान लो कि नेगेटिव है तो नेगेटिव एक्सटर्नलिटी मतलब जिससे कि जैसे मान लो फैक्ट्री लग रहे हैं, फैक्ट्री लगने की वजह से क्या होता है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, तो दैट विल बी नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज, ठीक है। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी में क्या होता है, अगर मान लो कि हम फैक्ट्री लगा रहे हैं या कुछ ऐसा डेवलपमेंट एक्टिविटी हो रहा है जिससे लोगों को जॉब क्रिएट हो रहा है, लोगों का इनकम बढ़ रहा है, देन दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज। सो इस तरह से फर्स्ट कंडीशन में इट वाज हार्म दैट द सोसाइटी वाज गेटिंग बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट, और दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं इसको तो क्या बोलते हैं कि द फायदा या एडवांटेज या बेनिफिट दैट द सोसाइटी गेट बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटी। हाँ, ठीक है। सो इसी तरह से एक्सटर्नलिटी मतलब हार्म और बेनिफिट दैट द सोसाइटी गेट बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटी। सो ये दो तरह के होते हैं एक्सटर्निटी, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो ये दोनों मैंने आपको समझाया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, अगर मान लो जीडीपी बढ़ रहा है लेकिन ये सब में करीब करीब बराबर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, जीडीपी बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द इनकम ऑफ रिच पीपल, देन हम कैसे बोल सकते हैं सबका बेनिफिट हो रहा है, इससे सिर्फ रिच लोगों का बेनिफिट हो रहा है, पुअर तो वैसे ही है, तो हाउ कैन इट बी बेनिफिशियल। नेक्स्ट है कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी, अगर मान लो कि कॉम्पोजिशन जीडीपी जो बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ बोथ कंज्यूमर गुड, जीडीपी कंसिस्ट ऑफ कंज्यूमर गुड भी हो सकता है और कैपिटल गुड भी होता है। सो बट कंज्यूमर गुड से कंट्रीब्यूट डायरेक्टली, अगर मान लो कंज्यूमर गुड बन रहा है तो लोग इसको यूज करेंगे और इससे लोगों का बेनिफिट होगा। लेकिन मान लो कैपिटल गुड्स हो गया, वार गुड हो गया, उससे उसके प्रोडक्शन से जीडीपी बढ़ रहा है, देन दैट इज नॉट ब्रिंगिंग वेलफेयर टू द पीपल। और इस तरह से दिस ऑल्सो कम्स ऑन द वे ऑफ, और दिस ऑल्सो से द लिमिटेशन, ठीक है। तो इस तरह से ये 4 पॉइंट हैं। आता है क्वेश्चन, अब कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे किया हुआ है, ये क्वेश्चन है जैसे कि कैलकुलेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो कैसे निकालते हैं, हमें पता है कि इसमें क्या दिया हुआ है। वैसे हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है इसके बारे में, करीब करीब बहुत सारे क्वेश्चन किए हुए हैं, तीनों मेथड्स के किए हुए हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाके, इकोनॉमिक्स के प्लेलिस्ट में जाके आप वो सारे वीडियो देखें जहाँ पे कि करीब करीब 30 to 40 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हुए हैं, और इससे आपको न्यूमेरिकल का जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।